हेलो सेंस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये फिजिक्स का हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें ये टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे चार्ज के बारे में। चार्ज पे मेरा लेक्चर्स था। इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि दो चार्जेस जब सेम नेचर्स के होंगे तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अपोजिट नेचर्स के होंगे तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शंस क्या होगा, आज के जो है लेक्चर्स में हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग देखिए जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं, जैसे लेट Q1 Q2 बी टू चार्जेस जो कि आपको जो है आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और दोनों लेट सपोज इस कंडीशंस में हम लोग प्लस माइनस की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेज हम लोग ले लिए, और नेचर्स के वाइज हम लोग जो है इसका अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स भी देख लेंगे। ठीक है। अब दो चार्जेज है Q1 एंड Q2, आर डिस्टेंस पे सेपरेट है। अब इस चार्जेज को अगर पास में लेके आया जाए तो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस पे अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उसका स्टडी कूलम्ब साहब ने अपने जो है स्टेटमेंट्स में, थ्योरम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इन्होंने बताया। अगर लेट सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनका दोनों का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए ये है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, F12। 1 पे 2 का फोर्स लगेगा F12, और 2 पे 1 का फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा F21। ठीक है। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म्स में उसके डायरेक्शंस के भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि उनका स्टेटमेंट्स क्या है। तो एक्चुअली कूलम्ब साहब का ये स्टेटमेंट्स था। सबसे पहले हम लोग उनका स्टेटमेंट्स देख लेंगे कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to product of their charges, and inversely proportional to a square of distance between them। ठीक है। कूलम्ब साहब के स्टेटमेंट्स में जो था कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इनके स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कूलम्ब ये जो कूलम्ब साहब जो है इनको FC से भी हम लोग डिनोट करते हैं फोर्स को, या इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं FE से भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर जो है कूलम्ब फोर्स। तो इस स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट यानी Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच का, R है, तो 1/r²। करेक्ट है। अब इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q1, पहले प्रोपोर्शनल साइन लगा लेते हैं, Q1 Q2/r², और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू है FE, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके K Q1 Q2/r²। ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हुआ, कूलम्ब फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ है सर।
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्टेटमेंट्स को एक बार जो है इनका आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे इस साइड बढ़ाएंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे के जो है, जो के यहाँ पे जो दिख रहा है, एक्चुअली में के होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर स्लैश वैक्यूम। ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू देख लिए। अब जैसे कि एक के का फॉर्मूला और भी होता है, के को ऑल्सो वी कैन रिटेन एज के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। इसके टर्म्स में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें ε0 जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर। जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस जो कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम ε0 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किस में है, ये भी एयर स्लैश वैक्यूम की बात हो रहा है। ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो कैन बी रिटेन एज Fe इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी जाने। अब क्या कीजिए सर, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे अभी एक चीज़ आपने नोटिस किया कि यहाँ पे हर एक जगह हम लोग ये देख रहे हैं कि एयर स्लैश वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की बातें किए हुए हैं, यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फोर्स किसी मीडियम्स के लिए भी होगा, तो मीडियम्स के लिए भी देखेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एयर स्लैश वैक्यूम में और इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम में, इनका जो है रिलेशंस क्या होता है। कभी क्वेश्चन पे ये भी पूछ देगा कि मीडियम, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/4πε0 देखे सर, तो अब लेट सपोज इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सर। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि अगर हम एयर स्लैश वैक्यूम में लिखे तो वी कैन रिटेन एज F0 इज इक्वल्स टू, यानी कूलम्ब फोर्स ही F0 इसलिए लगाएं कि एयर स्लैश वैक्यूम में फोर्स की बात हो रही है। तो F0 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये किसी मीडियम में लिखेंगे हम लोग इससे, तो मीडियम्स के लिए, फॉर मीडियम्स के लिए अगर लिखे तो Fm जो है वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ F0 और Fm में रिलेशन चाहिए। क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि F0 फोर्स ज़्यादा होगा या Fm का फोर्स ज़्यादा होगा, रिलेशंस इसका बना के बताइए क्या होगा इस तरीके से क्वेश्चंस में। तो हम लोग को पता है सेंस कि ε0 का वैल्यू जो है एयर स्लैश वैक्यूम में ज़्यादा होता है। अब जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो अब ये F0 ε0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए F0 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ε0 है। ठीक है। और यहाँ पे F0 Fm जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन आल्सो रिटेन एज Em मीडियम के लिए। अब इस कंडीशंस में हम लोग देखें कि E0 जो है वो ग्रेटर देन, E0 का वैल्यू ज़्यादा है आपका किससे, Em से। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी in a medium less than as compared to electric permittivity in air slash vacuum।
तो अब इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दो एबव दो रिलेशन से बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफ एम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ नॉट से, इस तरीके से देखिए। यानी कि मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर स्लैश वैक्यूम के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन लेंगे तो इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर ले स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो एफ नॉट एफ एम एप्सिलॉन नॉट ई एम में रिलेशंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम देखें कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर दोनों रिलेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी कैन रिटेन एज एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें सारा वैल्यू कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या 1 बाई ऊपर वाले में एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे उलट देंगे तो इसको हम ए लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा यानी ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट। यानी कहने का मतलब ये हो गया एसेंस कि इसको ऑल्सो कैन बी रिटेन एज एफ एम एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशंस। यानी कि एफ नॉट एफ एम ई एम और ई नॉट में आपको रिलेशंस मिल गया, ठीक है। और एक इसी में हम आपको ऐड कर देते हैं कि ई एम बाई ई नॉट जो होता है वो एक्चुअली जो है इक्वल होता है ई आर के, और ई आर यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ई आर लिख देते हैं, ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वीटी, या ऐसे बोल दीजिए रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये हम लोग इसको लिख देंगे। यानी कि इस इक्वेशंस को स्टार मार्क लगा लीजिए कि एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ई एम बाई ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर। अब ई आर का वैल्यू अगर क्वेश्चंस में दिया रहे और एफ एम का वैल्यू दिया रहे तो एफ नॉट निकालने में आपको आसानी है, या ई एम का वैल्यू दिया रहा है, ई नॉट का वैल्यू दिया रहा है, उसमें एफ नॉट पूछे या एफ एम पूछे, तो इस रिलेशन से जो है आप कोई भी फोर्स अगर मीडियम में हो या आपका एयर स्लैश वैक्यूम में हो या ई आर ही पूछे तो वहाँ पे बड़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से एक और भी रिलेशन देखिए, ई आर ही तो आपका किसके बराबर है, ई एम बाई ई नॉट के, यानी ई आर को ही हम लोग लिखे क्या है सर, ई एम बाई ई नॉट, ठीक है। तो एक बार एसेंस आप इसको रिकॉल कीजिए, एक बार देखिए और इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन या पॉज करके जो है वीडियो को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है एसेंस, चलिए इस लेक्चर में स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का कंप्लीट जो आपके 12th में जो क्वेश्चंस वगैरह आने वाले मतलब कंप्लीट टॉपिक्स का सॉल्यूशन जो है आपको इसमें दिया जाएगा, एक एक डेफिनेशंस के साथ में आपका न्यूमेरिकल्स पे भी जो है इस पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिया जाएगा, पूरा डेरिवेशंस भी रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको आप जब देख रहे हैं तो एकदम पूरा सीरीज देखिए, ताकि हम लास्ट तक आपको उस लेवल तक क्रिएट कर देंगे ताकि आपको जो है एक सही नॉलेज के साथ साथ में एक पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं इसी में क्वेश्चंस वगैरह भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ देता है, एक होता है सेंस ये इसी का इन्वर्स स्क्वायर लॉ की तरीके से ही एक और फोर्स होता है, जैसे हम लोग अभी देखें हम लोग कि कूलम्ब फोर्स हो गया है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसी में एक और होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट करते हैं, और ये होता है सर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल G जो है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जैसे यहाँ पे के का भी वैल्यू होता है वैसे कैपिटल जी का भी वैल्यू होता है 10⁻11, और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी पर कूलम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जो है वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये सेकेंड है पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा सर, और m1 m2 जो है m1 एंड m2 बी द मास ऑफ पार्टिकल, मासेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस दोनों का रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेगा सर, बहुत ही आसान है। आपको जी का वैल्यू पता चल गया, m1 m2 कोई मास आपका दे दिया रहेगा सर, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जिसमें भी दिया हुआ रहे, और क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि इसका बता के दिखाइए Fe डिवाइडेड बाई Fg का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब सोचिए सर Fe इक्वल्स टू Fg का वैल्यू देखिएगा, तो दोनों जो है चार्ज का वैल्यू रखिए, Q1 Q2 का वैल्यू रखिए। प्रोटॉन्स की बात हो जाए, अगर मान लीजिए कि जो है यहाँ चार्ज ऑफ पार्टिकल हो, क्वेश्चंस में दिया रहेगा, तो Q1 Q2 ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रोटॉन्स का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg 27 मास के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में होता है 10⁻⁻19 कूलम। दोनों कंडीशंस के लिए Q1 Q2 का दोनों का वैल्यू होता है। डिस्टेंस आपका दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है, जब रेशियो ले लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई G M1 M2। वैल्यू रखिए Fe बाई Fg, आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रहेगा, बड़ी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है सर, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक कूलम्ब फोर्स पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी ले लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल करके दिखाइए, जो कि 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पे सेपरेटेड है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये दे दिया कि दो अल्फा पार्टिकल है, यानी कि 2 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज होता है, यानी +2 इस पे चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि ये दो चार्ज के इसमें बराबर इसका वैल्यू होता है, तो हम लोग देख लेंगे क्या होता है। और ये दो अल्फा पार्टिकल का जो चार्जेस पता चल गया, मान लीजिए Q1 और Q2 पता चल गया, तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 ये हम लोग को पता चल गया। और ये जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसमें जो है दो अल्फा पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जिसका वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि दो अल्फा पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जिसका वैल्यू ये है, और इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल करके दिखाइए। ठीक है, इस कंडीशंस में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 का चार्ज की बातें हम लोग कर लेंगे। तो अल्फा पार्टिकल पे मान लीजिए Q1 इज इक्वल्स टू Q2, दोनों बराबर होंगे, जिसका वैल्यू अगर मान लीजिए सेंस दो चार्ज की बात है, दो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज की बात है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है सेंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि अब इसमें हम क्या लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि दो चार्ज है ऐसे लिख देते हैं, प्लस प्लस दो चार्ज है तो 2 इंटू 10⁻⁻9 वो भी ले लेते हैं सर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए सर Q1 Q2 चार्जेज मिल गया, डिस्टेंस उनके बीच में मिल गया, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे उसका वैल्यू लगाते हैं, जो कि फॉर्मूला जानते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए सर K का वैल्यू भी हम लोग को पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। सब वैल्यू यहाँ रखिए, तो 9
थोड़ा सा पीछे से रख लेते हैं सर। एफ ई इज इक्वल्स टू के की जगह पे 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज हैं, तो हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻19। एक और बार रखेंगे कि Q1 Q2 दोनों सेम है, तो 3.2 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है सो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो रखिए 3.2 इंटू 10⁻15। आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर यानी 3.2 इंटू 10⁻15 करेक्ट है। तो देखिए यहाँ 3.2 से 3.2 कट गया, 3.2 से 3.2 कट गया, 10⁻15 है और यहाँ 10⁻15 10 टू पावर कितना जाएगा 30, यानी यहाँ लिख लेते हैं सर 9 इंटू, यहाँ ऊपर पहले देख लीजिए सर 10⁻9 है और 19 मिल करके 38, और 38 में से हम ये लिख सकते हैं सर 10⁻9 और 38, तो उस 38 में से 9 निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 29 माइनस 29 और नीचे कितना हो गया सर 30, तो 10⁻15 और 15 30 यानी -30, ऊपर जाएगा तो ये +30 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 10⁻29 और +30 करेक्ट है। बेस सेम है तो ऊपर जाके जुड़ा इसमें से, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 यानी 10⁻1 यानी 10, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा सर 19 न्यूटन। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ दो अल्फा पार्टिकल के बीच जो 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर पे सेपरेटेड है, उसका जो है फोर्स आ गया सर एफ ई इज इक्वल्स टू 19 कूलम, 19 न्यूटन। फोर्स है तो यूनिट न्यूटन हो गया, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए कि किस तरीके से कूलम फोर्स हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एक दो क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे, वो होमवर्क में इसको जो है आप इसको बना करके आप कमेंट्स में जो है इसको कमेंट छोड़ दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा ऐसे कि कैलकुलेट द कूलम फोर्स। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन which is protons which is separated by 2 इंटू 10⁻³ मीटर। करेक्ट है सर। इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके उसमें छोड़ दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ए भी ले लीजिएगा सर, सेम कर लीजिएगा, और दूसरे में क्या क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट द कूलम फोर्स, बी यहाँ पे छूटा हुआ है सर, कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which is separated by 3 इंटू 10⁻² मीटर। ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में इसको रखिए और इसको बना करके जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हम लोग देख लिए कूलम्स लॉ, उसका फार्मूला, स्केलर फॉर्म्स की हम लोग बातें किए थे इससे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इससे कि कूलम्स लॉ का क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका वेक्टर फॉर्म्स क्या होता है, यानी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाया सारे सेंस वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स क्या होता है,
तो आप लोग डायग्राम देखें, उसके बाद जो है इसको जो है हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, देखिए सर, यहाँ पे हमने लेट कर लिया R1 एंड R2 टू डिस्टेंस और Q1 Q2 टू चार्जेस। ठीक है सर, और देखिए इस डायरेक्शन में अगर ये इधर को जाएगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स करेगा, तो इस कंडीशन में R1 R2 Q1 यहाँ पे और Q2 यहाँ पे, तो Q1 पे Q2 के द्वारा फोर्स लगेगा, तो इधर लगेगा F12, यानी 1 पे 2 के द्वारा फोर्स लगा तो F12, और 2 पे 1 के द्वारा फोर्स लगेगा तो वी कैन रिटेन एज F21। करेक्ट है। तो डायग्राम देख लीजिए सर, तो इस तरीके से यहाँ पे Q1 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं सर, ये Q1, यहाँ पे Q2, ठीक है, ये R1 एंड R2 आपका दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए सर, या तो आप इधर से भी डिस्टेंस लेके चले जाइएगा वेक्टर फॉर्म्स में, तो भी क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, यानी R12 वेक्टर हो जाएगा सर, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे देते हैं। या इस साइड से देख लेंगे हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स जो आएगा, तो या R21 भी लिख सकते हैं। अब इसमें कोई भी हम एक वैल्यू ले लेंगे जब इसका कूलम्ब्स फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म्स में देखेंगे तो अब देखिए सर, तो इसमें जनरली हम लोग R12 ले लेंगे, और R12 को हम ये लिख सकते हैं, R12 वेक्टर जो है ऐसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। या फिर R21 भी, अब इसी कंडीशन में अलग अलग कंडीशंस में भी हम लोग लिख सकते हैं सर, कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहीं पे सेम एज इट इज मॉड में लेंगे तो R21 के लिए भी लिख लेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और मॉड करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। अब जैसे वी नो डैट कूलम्ब फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R12 वेक्टर का कैप। ठीक है, R12 के जगह पे हम लोग ये वैल्यू ले लेंगे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है सर यहाँ वाला। अब देखिए सर, जब वेक्टर पे कैप डाला हुआ रहता है सर, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ए कैप है, यानी यूनिट वेक्टर है, यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो उसी तरीके से R12 वेक्टर है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर, R12 का जो वेक्टर है, यानी कि R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए इसके जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 के जगह पे R1 माइनस R2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, तो इस पूरा वैल्यू पे हम क्या लिख देते हैं सर, R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी R स्क्वायर। और इसके जगह पे देखिए सर हम लिख सकते हैं सर सेम इस तरीके से, तो R12 के जगह पे हम वैल्यू क्या रख दे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस का R2 का वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी मॉड है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो एगो पावर में 1 है, तो बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाएगा, तो वी कैन रिटेन एज FC यानी कूलम्ब फोर्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का होल क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ आ गया। देख लीजिए एक बार ध्यान से सारे सेंस इसको देख लेंगे, यानी दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो किस तरीके से R12 लिए, यहाँ यूनिट वेक्टर है, तो इस फॉर्म्स में हम लोग वेक्टर्स में जो देखते हैं 11th में आप लोग देखे होइएगा, मैथ में भी देखे होइएगा, उस तरीके से इसको जस्ट हम लोग इसी तरीके से यूज किए और यहाँ तक इसका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ को देख लिए।
ठीक है, एक बार इस डायग्राम बना करके अच्छे से इसको पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं सर, कूलम्ब्स लॉ में आता है एक टॉपिक सर, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? तो सबसे पहला तो बात ये हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए सेंस, कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यानी पहला इसमें पॉइंट आ गया कि कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। दूसरा इसमें बातें करेंगे तो इस कंडीशंस में बोथ चार्ज एट रेस्ट कंडीशंस में होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंट चार्ज हम लोग ले रहे थे सेंस, एक Q1 और जो Q2 ले रहे थे, तो ये दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम वी कैन से दैट सेकंड पॉइंट, बोथ चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, देन इट इज वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट देखेंगे सेंस, तो हम लोग ऐसे बोल देंगे, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है सेंस? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो तीसरा पॉइंट्स भी इसमें लिख लीजिए, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लीजिए सर, चार्ज जैसे इस तरीके से चार्ज होता है सर सब जगह चार्ज, तो इसके लिए जो है ये वैलिड नहीं है। आप उसमें देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको इस तरीके दिया रहेगा। तो इस कंडीशन में एक्सटेंडेड चार्ज है, इसके लिए वैलिड नहीं है, यानी कि यहाँ इसको हाईलाइट कर लीजिए। यानी ये 3 पॉइंट्स है जिससे आप बता सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है किस किस इसका लिमिटेशंस क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका लिमिटेशंस, मतलब कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें कूलम्ब्स लॉ में ही एक लास्ट इसमें आता है, साथ में इसको जोड़ देंगे कि सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेज क्या होता है। जैसे हम लोग चार्जेज का डिस्कस किए हैं, और उसी सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेज में उस चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स में हम लोग डिस्कस किए हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे। यानी आप लोग ऐसे हेडिंग लगा दीजिए, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेज। सुपर पोजिशन चार्ज, बहुत सारा चार्जेज है। मान लीजिए लेट Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn बी चार्जेस, बहुत सारा चार्जेज हो गए Q1 Q2 Q3 Qn।
अब इस सारे चार्जेस का रिजल्टेंट चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं तो हम सारे चार्ज का अगर रिजल्टेंट चार्ज देखें यानी क्यू एन देखें या क्यू नेट चार्ज देखें तो हम लोग इसको लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn। ठीक है, ये सारे चार्जेस का रिजल्टेंट आपका क्यू नेट आपको यानी क्यू नेट या क्यू रिजल्टेंट QR से भी जो है रिजल्टेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसी पे फोर्स की बातें करेंगे तो देखिए अगर मान लीजिए कि दो गो चार्जेज है, अगर मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया। अब इस Q1 पे अगर फोर्स हम निकालेंगे तो वी कैन रिटेन एज इस Q1 पे लगने वाला फोर्स इस Q2 के वजह से Q1 पे लगेगा, तो हम यहाँ पर लग देंगे इस पे क्या फोर्स लग जाएगा, F12 के वजह से फोर्स लगा इस पे, 1 पे 2 के वजह से। दूसरा इसमें बातें करेंगे, इस साइड लिख देते हैं F12, इससे देखेंगे 1 पे फोर्स तो इससे देखेंगे F1 पे लगने वाला फोर्स 3 के वजह से होगा तो F13, यानी कि दो फोर्सेस आ गए। अब देखिए चार्ज इसमें 3 है पर किसी एक पे निकालिएगा तो दो फोर्स आएगा, यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए कि नेट फोर्स निकालेंगे अगर जो है इस बहुत सारे चार्जेस को लेकर के तो वी कैन रिटेन एज कि ये लगने वाला जितना भी फोर्स होगा यानी कि रिजल्टेंट फोर्स से तो हम लिख देंगे F नेट या उसी को FR क्या लिखेंगे सन्स F। अब बहुत सारे फोर्सेस आएगा F12 F13 इस तरीके से, यानी कहने का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 3 है तो दो फोर्स लगा था तो n चार्जेज होगा तो n-1 फोर्स मिलेगा आपको, यानी कि वी कैन रिटेन एज प्लस F वेक्टर का साइन है ये वेक्टर F n-1 फोर्सेस। दिस इज द रिजल्टेंट या नेट फोर्स एक्ट फॉर अ Qn यानी नंबर n चार्जेज के लिए हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ तक एसेंस आप लोग एक बार देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है एसेंस, यहाँ पे लास्ट वाले में है Fn-1 तो इस तरीके से सुपर पोजिशन में बहुत सारे चार्जेस का नेट चार्जेज हम लोग निकालते हैं और उस नेट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट्स करते हैं। या फिर आप ऐसे ही बताइए कि 1 पे 2 के, अब 2 पे पूछते हैं तो F21 1 के वजह से लगता है, 3 के वजह से लगता तो F23 हो जाता है, 3 पे पूछते तो F31 हो जाता और इस 3 से फिर 2 पे लगता तो F32 हो जाता। तो इस तरीके से ये सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये जो लेक्चर्स है ये कंप्लीट लेक्चर्स है कूलम्ब्स लॉ का, जिसमें हम सारी बातें डिस्कस कर लिया है। एक बार पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखें और उसको खुद ब खुद जो है अपने नोटबुक में इसको जो है क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, लास्ट में कोशिश क्या करेंगे इसमें जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है सारा फार्मूला का जो कलेक्शंस है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, वो लास्ट में फार्मूला का कलेक्शंस का भी जो है हम उसका एक 3-4 पेज में मेरे पास है, उस सब का फार्मूला हम आप लोग को खुद हैंड रिटन है तो हम आप लोग को दे देंगे ताकि आपका काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो, थ्योरी के साथ साथ में डेरिवेशंस भी हो और डेरिवेशन के साथ में न्यूमेरिकल्स और प्लस फार्मूला का कलेक्शंस हो जाए ताकि आपको कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर्स को या जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ताकि मेरा लेक्चर्स वीडियो अभी ग्रोइंग ऑनलाइन पे है, ऑफलाइन में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा वीडियो यूट्यूब पे ऊपर शो हो। तो सभी एसेंस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए एसेंस थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। टाटा बाय बाय, सी यू।